Hello everyone and good morning to all of you. I have shared the screen और अगर आपको ये सही से दिख रहा है तो कंफर्म कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड पेपर डिस्कशन का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लेंगे. लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए हुए थे. प्रोबेबली ये 13th क्वेश्चन में जो करेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया था. 14th ऑनवर्ड्स अपने को डिस्कस करना है. So can we proceed or should we proceed if things are fine? Sir, in the 14th question, sir, the range had to be set because our answer was 0.94 and the answer was 0.95. Okay, so range का इशू आ रहा है. जी की वैल्यू 9.8 और 10 का इशू हो सकता है. एनीवे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम, ये सिंपल पेंडुलम. इन केस अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर आपको ये जानना जरूरी है कैसे सॉल्व करना था. इफ इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव्स रिलेटेड टू अर्थ, तो ये इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मूव कराया जा रहा है. सो बेटर है कि अपने ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे रख लीजिए. सो ये पेंडुलम जैसा नजर आएगा एंड देन इफेक्टिव ग्रेविटी विल चेंज. ये जी रहेगा, ए के कुछ कंपोनेंट्स रहे होंगे वो रिवर्स करके मिल जाएंगे. अब ऐसा बोल सकते हो द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर नोन टू अस. और फिर इसके बाद अपने को पता करना होता है जब भी सिंपल पेंडुलम मिलेगा तो टी को आपको यूज करना है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी फैक्टर. दैट विल डू द जॉब. नाउ जी फैक्टर कैसे पता करना था, उसमें ए के कंपोनेंट कर सकते थे. बीटा आपको 120 दिया गया है, सो ये एंगल जो रहा होगा 30 डिग्री रहा होगा. ये g/2 है, सो ये जो कंपोनेंट निकलेगा वो g/2 cos 30 निकलेगा. ये जो कंपोनेंट आएगा वो g/2 sin 30 आएगा. इनका जो रिवर्स वर्जन आपने दिया होगा तो रिवर्स वर्जन में आप पाओगे कि दिस विल बिकम g sin 30 and this is going to be g/2 था, ये भी g/2 cos 30 हो जाएगा. तो एक इधर वेक्टर आ रहा है, दूसरा इधर आ रहा है. दिस इज g√3/4 एंड ये g/4 हो जाएगा, इससे मिलकर के 5g/4 हो जाना चाहिए. इनका जो इक्विवेलेंट है वो इधर आएगा, दैट्स जी फैक्टर. इसका मतलब ये पेंडुलम कैसे बिहेव कर रहा होगा, इस तरह से बिहेव कर रहा होगा. ये ओ पॉइंट है और फ्री कंडीशन में ऐसे रहेगा. दिस विल बी द फ्री लोकेशन. इसके बाद ये ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करेगा. तो जी फैक्टर की वैल्यू प्लेस कर दोगे, काम हो जाएगा. जी इफेक्टिव इज गोइंग टू बी अंडर रूट 3/16 प्लस 25/16 इंटू जी. इसको आप ऐड कर सकते हैं, 28 आ जाएगा समथिंग लाइक, और ये 4 जी. इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है तो वहाँ से जी इफेक्टिव आ जाएगा. एल की वैल्यू रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा. यही किया होगा आप लोगों ने. एल को 30 सेंटीमीटर लिखना है. सो इस पे रेंज सेट कर देंगे. यस सर, ये क्वेश्चन ही नहीं समझे सर, एक बार क्वेश्चन समझाइए. क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है और अगर आपको नहीं समझा तो फिर मैं बोलता हूँ. ये क्या कह रहा है कि अपने पास, हाँ मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि आपके पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम को आप उसके सीलिंग पॉइंट को, जहाँ पर आपने उसको सील कर रखा है या हैंग करा रखा है, उस पॉइंट को एक्सेलरेट कराते हो. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है उसको आप एक्सेलरेट कराते हो ए एक्सेलरेशन से. बाकी सारी डिटेल दे रखे, ए जी से कितना एंगल बनाते हैं एंड ऑल दैट. जब आप उसको एक्सेलरेट कराओगे तो फिर आप पाओगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पेंडुलम एक जगह पर नहीं होगा, ये एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा होगा. ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम उसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं जिस प्लेटफॉर्म को जो चल रहा होता है. तो उसके रिस्पेक्ट में आप पाओगे कि एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. स्यूडो मतलब ए का अपोजिट डायरेक्शन. तो ये दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि एक पेंडुलम है जिसको आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर रखे हुए हैं. जैसे कि रूम पर एक पेंडुलम को आप हैंग करो और रूम को एक्सेलरेट करा दो. सो जाहिर सी बात है जी फैक्टर बदल जाएगा. और वो जी फैक्टर कैसे काउंट किया जाता है उसके बारे में लोग बात कर चुके हैं. इसकी रेंज सेट कर देंगे.
इसकी रेंज 0.94 से लेकर के 0.96। क्या इसमें आपके आंसर आ जाएंगे जिन्होंने इस तरह से कैलकुलेट किया, या फिर और चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि इसमें रूट वगैरह आ रहा है तो आपको थोड़ा सा डेसिमल का इश्यू बन सकता है, इसलिए प्लस माइनस 0.01 का रेंज दे देता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। Distance traveled by body in SHM is a about the origin along the x direction in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में na है और a उसका एम्पलीट्यूड है। बॉडी t इक्वल टू 0 पे इस लोकेशन से चलती है, तो ये SHM का है। आप इसकी फिगर बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और सिंपल काउंटिंग भी कर सकते हैं। काफी लोगों ने इसका भी आंसर गलत दिया, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई। सो आपको चेक करना है यहाँ पर। लेट्स से ये x इक्वल टू 0 है, ये इसका एम्पलीट्यूड है a, और ये माइनस है। t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर a/2 पे पाया गया, प्लस a/2 पे, ये ऑब्जेक्ट है t इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर दो कंडीशन में पाया जा सकता है, आइदर इट विल बी गोइंग प्लस x और माइनस x। तो उसने बताया किधर जा रहा है, इट्स मूविंग टूवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, यानी प्लस x की डायरेक्शन में। ये इनिशियल कंडीशन है, और इसका टाइम पीरियड आपको दे रखा है कितना, 3 सेकेंड्स। आपसे पूछता है कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/3 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है 3 कंप्लीट टाइम पीरियड्स लगने वाले हैं, और उसके बाद 1 सेकेंड इसको फर्दर चलना है। एक टाइम पीरियड में कितना चलेगा वो आपको पता होता है, ये इधर जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा, और फिर इधर चला जाएगा। सो इन 1 टाइम पीरियड इट कवर्स 4a। सो 4a एक टाइम पीरियड में कवर करता है। डिस्टेंस चाहिए अपने को, माइंडेड, नॉट डिस्प्लेसमेंट, सो काउंट करना पड़ेगा। एंड 3 टाइम पीरियड्स हो जाएंगे तो इतना हो जाएगा। सो दिस विल बी डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 3 टाइम पीरियड्स। उसके बाद पार्टिकल फिर से वहीं पर आएगा जहां पर था, क्योंकि कंप्लीट राउंड करने के बाद एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे वापस आता है। अब आपको ये देखना कि इसी सिचुएशन से 1 सेकेंड में कितना चलेगा। फिर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है। वी नो कि मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने पे जो टाइम लगता है दैट इज t/6। अगर ये t/6 से t की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है ये 1/2 सेकेंड है। इसका मतलब हाफ सेकेंड में एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, फिर फर्दर हाफ पर वापस आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, हाफ a प्लस हाफ a। इसका मतलब ये 1 सेकेंड में जो ट्रैवल करने वाला है a/2 प्लस a/2, दैट इज बेसिकली a। So अपना टोटल डिस्टेंस आ गया। सो कैन वी काउंट इट, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 12a प्लस a, दैट इज 13a। और भी आपके पास तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट ये काउंटिंग वाला भी एक सिंपल तरीका है। एक टाइम पीरियड पे कितना चलता है, डिस्टेंस वाइज 4a, डिस्प्लेसमेंट वाइज 0, और आपको 10 सेकेंड में निकालना था, तो 10 सेकेंड को टाइम पीरियड के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। कई लोगों ने सही भी आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज 16th। इस तरह से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। 2/3 = 9 कर दिया गलती से। सो वो आपको सारा कुछ ख्याल रखना होता है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स, उसके साथ साथ कैलकुलेशन का भी ख्याल रखना होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफ शोज द एक्सटेंशन डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल वर्सेस वेट है। 1 मीटर या 1 मीटर सस्पेंडेड है रूफ से, वन एंड से लोड को कनेक्ट किया गया। क्रॉस सेक्शन गिवन है। यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करनी है। तो ये सिंपल अरेंजमेंट है जो हम लोगों ने बात किया होगा कभी, कि अगर किसी वायर को हम मेजर करते हैं यंग्स मॉडुलस, तो उसके लिए अरेंजमेंट क्या होता है। फॉर दैट सेक आप यहाँ पर एक वेट को हैंग करा देते हो, दैट्स अ वेट, और इसके बारे में आपको पता रहता है A/Y/L एंड ऑल दैट। ये फिर इनमें आपस में रिलेशन सेट करते हैं। और व्हाट वाज द फार्मूला कि ये जो फोर्स होता है
और यंग्स मॉडुलस से आप स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा। दैट्स इट, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। रीराइट कर सकते हैं इसको, एफ विच इज डब्ल्यू, वेट को आप एफ बोल सकते हैं। और यहाँ पे डेल्टा एल लिखना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि डेल्टा एल को प्लस एक्सिस में दिखा रहा है वाई में। डेल्टा एल इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। नाउ यहाँ से अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, डेल्टा एल इज रिटन एज एल डिवाइड बाई ए वाई इंटू वेट और फोर्स। सो एल वर्सेस डब्ल्यू ग्राफ में ये स्लोप का काम करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी स्लोप। अब इस वाले ग्राफ से आपको नंबर्स देख करके पता चल रहा होगा कि स्लोप पता करना हमारे लिए काफी आसान है। तो यहाँ से अगर आप स्लोप को मेजर करोगे तो स्लोप कितना आने वाला है। कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए, आप यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और एक ट्राइंगल इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और इस थीटा को पकड़ेंगे तो स्लोप का वैल्यू 10 थीटा हो जाता है। एंड देन आफ्टर हाइट पकड़ लीजिए कितना जा रहा है, हाइट इज गोइंग टू बी 3। और किस यूनिट पर है, ये यूनिट कैसे लिखते हैं, जो भी इसमें मल्टीपल है वो मल्टीपल भी लगाते हैं, डिवाइड बाई 20 और 80 के बीच का गैप है जो कि 60 रहा होगा। तो ये जो स्लोप आ रहा है 10 raised to power -4 डिवाइड बाई 20। और भी इसको बेटर वे पे लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, -5/2 कर सकते हैं। बस इसके बाद अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जा रहा है। ए वाई ये स्लोप की जो वैल्यू है 10 raised to power -5/2 है। एल 1 मीटर है। ए आपको गिवन है 10 raised to power -6 है। वाई अपने को कैलकुलेट करना है, 10 raised to power -5/2 कैलकुलेशन में वाई निकल के आ जाएगा। सो वाई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट जो भी आप जानते हो, तो 2 × 10 raised to power -+11। और आपसे पूछा कि ये जो y की वैल्यू है 2 × 10 raised to power 11 है, n × 10 raised to power 11 है, तो n की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए। यहाँ से n को 2 बोल देंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या करना था, ग्राफ को पढ़ना था अपने को और ये जो रिलेशन है उस रिलेशन को यूज करना था। अब सॉल्व करते हैं, आपको आंसर मिलता है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, 2 आंसर दिया गया मिलता है। इस पे कोई रेंज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली आ जा रहा है। फिर अगेन इलास्टिसिटी से क्वेश्चन दूसरा है, इसमें रोटेट कराते हैं। आई डोंट नो हम लोगों ने क्लास में ये रोटेशन वाला केस किया है नहीं किया। ये भी काफी पॉपुलर है, इसकी भी रिजल्ट आप याद रख सकते हो। किसी रॉड को अगर हम रोटेट कराते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और कितना लेंथ वगैरह बढ़ जाता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसमें एरिया दिया ही नहीं, अच्छा सो एरिया की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, एरिया कैंसिल आउट हो जा रहा होगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको देना चाहिए। चेक कर लेता हूँ मैं। थिन रॉड है, लेंथ आपको दे रखा है, गुड। रोटेट करता है, ओमेगा दे रखा है, अबाउट इट मींस। ये मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि क्लास में अगर ऐसा एग्जांपल नहीं पिक किया तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो फ्यूचर के लिए आपके लिए काम आएगा। चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड बताना है ड्यू टू रोटेशन। लीनियर डेंसिटी ऑफ मास इज बीइंग गिवन। लीनियर डेंसिटी का मतलब इसका वो मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, यहाँ से जाकर के किसी x डिस्टेंस पर डेल्टा x को कंसीडर करते हो और उस डेल्टा x लेंथ को फिर अलग से स्टडी करते हो, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके। इस पर टेंशन लग रहा होगा दोनों तरफ। अगर क्लास में हो गया तो फिर आप डायरेक्टली उसको यूज करना था रिजल्ट को, और इसके बाद आपको अपने आंसर तक पहुंचना था। इसको आप dx लेंथ पकड़ लेते हो और इसकी इंक्रीमेंट को डेल्टा x पकड़ लोगे। टेंशन वाली बात होगी तो टेंशन के लिए आप बोलोगे कि इधर टेंशन बड़ा होगा dt, यहाँ पे टेंशन कम होता है, t रहेगा। तो नट सेल में t टेंशन लग रहा होगा। एंड देन आप ऐसा बोलोगे कि जो डेल्टा x होता है, इंक्रीज इन लेंथ होता है, अभी फॉर्मूला लिखा था वो f यानी t इंटू dx डिवाइड बाई ay से सॉल्व करते हैं। हाँ, आपने सही फॉर्मूला लिखा, कुछ इसी तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। तो इसके बाद इसको इंटीग्रेट करके फाइंड किया था
सिंस आपने वो हमको डायरेक्टली बोल दिया है तो मैं इसको यूज करके बता देता हूँ कि जो डेल्टा एल वो आपने जो निकाला वो प्रोबेबली डेल्टा एल ही होगा। हाँ, इसकी वैल्यू निकल के आई थी कुछ m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3a/। ये काफी पॉपुलर रिजल्ट है और इसको हम लोग जानते भी हैं और इसको सॉल्व किया है और आपको याद भी रखना होता है, उससे आपका टाइम बचता है, दैट्स ऑल। अदरवाइज 1 मिनट लगेगा, आप प्रूव भी कर लेंगे। अच्छा, इसको कैसे आंसर तक ले जाना है? मैंने ये मास के टर्म में दिया था, डेंसिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो क्या मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू लेंथ, सो डेंसिटी इनटू लेंथ भी लिख सकते हैं। और ये कौन सी डेंसिटी होगी? ये लीनियर मास डेंसिटी होगी और इसने भी लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। नहीं, इसको वो वाली डेंसिटी देना चाहिए था। देखिए, दो तरह की डेंसिटी होती है। एक तो अपने को ये डेंसिटी लेंगे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अगर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होगी तो हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम A इंटू एल के बराबर होगा। सो डेल्टा एल का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? रो ए एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3ay। सो डेल्टा एल कैन बी रिटन एज, अब ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 3y। इसको भी आप याद रख सकते हो एज द रिजल्ट। ये किसके टर्म में लिखा गया है? ये डेंसिटी के टर्म में लिखा गया, लेकिन ये कौन सी डेंसिटी है? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। सो रो जो होना चाहिए वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी नहीं। और अगर लीनियर डेंसिटी लिखा जाएगा तो फिर हमको एरिया की जरूरत पड़ेगी। यू आर राइट कि एरिया की हमको जरूरत पड़ेगी। द चेंज इन लेंथ यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे और चेक कर सकते हैं कि इससे क्या यही आंसर आता है 3। अगर 3 आता है तो फिर ये लीनियर वर्ड हटा करके हम लोग डेंसिटी बोल लेंगे केवल, फिर वो करेक्शन हो जाएगा। रीशेयर स्क्रीन, ओके, मैं स्क्रीन को रीशेयर कर देता हूँ इन केस यू हैविंग ट्रबल। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और वो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो उसको फिर करेक्शन क्या, फिर उसको फिर बोनस कैटेगरी में रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें ए अननोन रहेगा। और लेकिन अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि इसको कैंसिल करना है, लीनियर वाले टर्म को कैंसिल करना है या फिर लीनियर डेंसिटी देनी, फिर एरिया को भी देना है, वो पता चल जाएगा एक बार आंसर वेरिफिकेशन से। सो डेल्टा एल इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेंसिटी विच इज, इसने क्या किया ना, डेंसिटी का यूनिट भी नहीं दिया। अगर यूनिट दे दिया होता, ऐसा बोला है कि ऐसा यूनिट, अगर लिख दिया होता केजी पर मीटर और जो भी होता है मीटर क्यूब, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो ये 10⁴ है। ओमेगा कितना दिया गया था? 10। नंबर्स काफी अच्छे दिएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। लेंथ कितना दिया था इसने? लेंथ ऑफ रॉड इज 3, so that's going to be 3 का cube divided by 3. Young's modulus of the material is 3 into 10⁸ इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, so how much this becomes 4 और this 2 6 बन जाएगा और ये 3 एक 3 बचेगा। 3 into 10⁻² मीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जा रहा है। 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही पूछा गया है, बराबर है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, ये लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए था और ये जो डेंसिटी होनी चाहिए थी मीटर दिस केजी पर मीटर क्यूब में आनी चाहिए था, तो फिर अपना आंसर इससे निकाला जा सकता है। सो इसको आपने लीनियर डेंसिटी यूज किया होगा तो फिर आपको ए नहीं समझ में आया होगा।
इसलिए इसको हम लोग बोनस कैटेगरी में रख लेंगे, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में फॉल्ट हो गया और एक ही वैल्यू नहीं गिवन थी, ऐसा बोल सकते हो। या फिर दूसरा टर्म में ये बोल सकते हो कि वो डेंसिटी को लीनियर डेंसिटी बोला गया था। एनीवे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो डेंसिटी प्रॉपर दिया गया हो तो क्या हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सो काउंट दिस फॉर्मूला, नोट डाउन इन योर नोटबुक so that you can remember for the future. इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट पर आते हैं, फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन। मेटालिक स्फीयर ऑफ मास 2 ग्राम फॉल्स थ्रू अ लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। और आपको याद होगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है कुछ ऐसा होता है, ट्वाइस आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय 9 टाइम्स ईटा। अब तक आपने कई बार प्रैक्टिस करके इसको याद रखा होगा। फिर इसने बोला कि अगर हम एक स्फीयर लेते हैं जो जिसका मास अलग हो लेकिन सेम मेटल से बना हो, सेम लिक्विड पे अगर उसको मूव कराएं तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप देखोगे क्या टर्मिनल वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है? तो आप बोलोगे नहीं, ये मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्या डेंसिटी पे डिपेंड करता है? यस, डिपेंड करता है। फिर ईटा वगैरह सब वही रहेगा। आर पर भी डिपेंड कर रहा होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी 2 होगी वो R1 और R2 के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगी। और इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद R कैसे पता चलेगा? सेम डेंसिटी का है तो मासेस का रेशियो जो आएगा वो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर आएगा। और मास आपको दे रखा है 2 डिवाइड बाई 0.25, ये R1 और R2 का क्यूब आएगा। कई लोगों ने इसका आंसर 1 दे दिया है, तो नहीं देना चाहिए। ये 1/4 होगा तो 8 हो जाएगा। R1 अपॉन R2 का क्यूब, बेसिकली यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है R1/R2 कितना हो जा रहा है? 2। अगर R1/R2 2 हो जा रहा है तो फिर इसको यहाँ पे रख देंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है वो इनिशियल वेलोसिटी बाई 4 आ जा रही है, यानी V/4। तो n कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 1/4 आ जानी चाहिए, दैट इज 0.25 के बराबर आ जानी चाहिए। अंडरस्टूड? सो दो देख करके आपको लगेगा कि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा, लेकिन मास बदलेंगे, सेम डेंसिटी है तो वॉल्यूम जरूर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा तो रेडियस बदलेगा, हेंस टर्मिनल वेलोसिटी विल चेंज। ओके, सो आपको ये फर्स्ट पेपर हो जाता है और काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है। कई सारे करेक्शंस भी आए, तो करेक्शंस को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 17 को बोनस कर देना है। सो 17 को बोनस कर देना है। एक मिनट में इसको जोट डाउन कर लेता हूँ सो दैट कि करेक्शन मैं आपको करा सकूँ। पेपर 1 17 बोनस, और कोई करेक्शन दिखा था अपने को? एंड देन 16 वाज ओके, 15 वाज ओके, 14 में रेंज देना है, ऑफ कोर्स दे देंगे आपको रेंज। 13th के एक आंसर में करेक्शन आया, 13th में 6.8 आंसर देना है। .80, इस पर भी रेंज प्रोवाइड कर दी जाएगी। 12 वाज परफेक्ट, 11th में कोई इशू नहीं रहा, 10th वाज ओके, 9th वाज आल्सो ओके, 18th ओके, sorry 8th, and then 7th, 6th, 5th, 4th, इसके बाद ये थर्ड में एक ऑप्शन ज्यादा दिया गया है,
So third will have only end B answer. So third में करेक्शन था आपका ABC से चेक हुआ है. So C we proved that the C is not going to be the correct because of the absence of 2. And second was भी okay. फर्स्ट में भी एक करेक्शन था. फर्स्ट के जो करेक्ट आंसर रहेंगे वो केवल C and D रहेगा. इसके अलावा कोई और करेक्शन आपको दिख रहा हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग सेकेंड पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं. पेपर नंबर 2. सर यस. सर पेपर 2 में कुछ तो भी 3.00 का कुछ तो भी था, मतलब मैंने 3 आंसर दिया है, आंसर 3.00 करके रॉन्ग किया, तो फिर उसका मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसा रहा होगा कि अगर 3.00 को आपने 3 लिख दिया है तो मे बी लाइक कि उसने रॉन्ग दिखा दिया हो, बट आपको मार्क्स अवार्ड हुआ होगा. यू चेक दैट केयरफुली. हाँ सर, और एक इसमें ना एक क्वेश्चन में LN2 के फॉर्म में आंसर आ रहा था, तो फिर उसका 3.46 आ रहा था, तो आंसर 3.50 दिया है. हाँ, वो अभी हम लोग डिस्कस करके चेक कर लेंगे, और अगर आंसर में करेक्शन होगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे, और क्वेश्चन में इशू होगा तो उसको भी रेक्टिफाई कर लेंगे. इन केस अगर कोई वर्ड मिसमैच हुआ है तो. So, but इसीलिए in mains it is compulsory to write answer till 2 decimal points, now whether it's coming constant means, for example 3, so we have to write it as 3.00. एज ऑफ नाउ यस, लेकिन क्या होता है वो एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन दे करके बताएगा कि क्या करना होता है. और जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने 2 को 2.00 लिखा या 2.00 को 2 लिखा, वो 2 ही होता है. until and unless वो यूनिट एंड डायमेंशंस का ख्याल रख रहा हो, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिट एंड डायमेंशन में 2 और 2.00 का अलग मतलब रहता है. सो एग्जाम में फिर वो थोड़ा सा लिबर्टी भी प्रोवाइड कर देता है और इंस्ट्रक्शन देता है, सो अपने को इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉलो करना है. यहाँ पर इस वाले पेपर में इंस्ट्रक्शन मिसिंग था, तो अगर आपने 2 लगाया है या फिर 2.00 लगाया है, दोनों का हम सेम मीनिंग लेके चल रहे हैं. सो वी आर नॉट सो हार्ड एज ऑफ नाउ. लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो फिर आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना होता है. सो फिर आप 2 डेसिमल पूछा गया है तो आप जरूर 00 लगाइए अगर इंटीजर पे आता है. अगर 2.3 भी आता है तो उसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2.3 राइट इट एज 2.30, क्योंकि आप जानते हो यूनिट एंड डायमेंशन में मैटर करता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप लिखते हो. सो इंस्ट्रक्शंस हैज टू बी फॉलोड वेरी केयरफुली. पेपर 2 में अगेन मैं सारी क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, और जो आपको लगेगा पूरा आंसर तक ले जाने के लिए तो बोलने का मैं बताता, एटलीस्ट आइडिया भी मिल जाएगा और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी पता चल जाएगा. इस तरह का क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम लोगों ने हो सकता ना किया हो, लेकिन पहले भी किए हुए हैं मैकेनिक्स में, उसी से लिंक्ड है. आपसे पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी दी गई है और आपको स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है. सो आप समझोगे ना कि अगर एनर्जी दिया गया, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये कौन सा रिलेशन है, तो हम बोलेंगे कि टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको फोर्स को रिस्टोरिंग चाहिए होता है. तो फोर्स को रिस्टोरिंग पता करने से पहले अपने को पहले फोर्स पता करना पड़ेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने का कोई आइडिया अपने पास? आप बोलोगे यस, माइनस du/dx. ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो जब कभी पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, फोर्स कैलकुलेट करना हो, इसको यूज कर लेते हैं. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10 तो चला जाएगा, एक माइनस आएगा, 10 0 हो जाएगा, और ये 10 10 रहेगा. कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 6x, एक माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 6x का एक 6 बचेगा. सो फोर्स की जो वैल्यू आ जा रही है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ -60 साइन 6x है. नाउ ये तो f sin x के साथ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये ऐसे चिन्ह तो नहीं है, लेकिन स्मॉल ऑसिलेशन होता है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है. सो सिंस स्मॉल टर्म्स ने यूज किया तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू साइन एक्स को x यानी साइन थीटा को थीटा. सो यहाँ पे 6x हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग इट एज -360x.
अगर अपने को ये पता चल गया, सो यहाँ से k की वैल्यू पता चल गई, हाउ मच द k इज कमिंग, k इज 360, और अपने को टाइम पीरियड पता करना है, सो वी नो की टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m by k, isn't it? And then this 2 pi is 2 pi अंडर रूट m की वैल्यू आपको 1 दिया गया, k is 360। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए वेदर इट्स गोइंग प्रॉपर। ये जूल पे दिया गया था, वो केजी पे दिया गया है, और सेकंड में अपने को निकालना है n की वैल्यू। पाई स्क्वायर को हम 10 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये 360 आ रहा है। इज इट मेकिंग सेंस? It should make sense. Yes, so take that 2 pi into the bracket and do it 4 pi square. Yes, बट इसका वो फिर डेसिमल्स में जाने वाला है, ऐसा अपीयर कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। ये 6 इससे बाहर आ जाएगा, 6 रूट 10 हो जाएगा। सो इसी को 1 by n बोल रहे हैं, तो ये 1 by n हो गया। सो हाउ मच द n इज, just reciprocated this root 10 divided by twice pi, और रूट 10 पाई हो जाएगा, तो ये पाई और पाई आपस में कैंसिल आउट हो गया। ओके, दैट्स द स्टाइल इट हैज टेकन। सो ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 10 इज अ पाई, पाई स्क्वायर इज 10, सो वो आपस में कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 3 इंटीजर टाइप में आपको आंसर भी देना था। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कि जब पोटेंशियल एनर्जी आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन के टर्म में आएगा तो उसको साइन एक्स को एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्मॉल ऑसिलेशन के बारे में बात करेगा, और उसके बाद वो SHM का इक्वेशन बन जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर बैक। सेकंड क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल है, उस तरह से आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। इसमें रोलिंग को, स्प्रिंग को, ब्लॉक को सबको एक साथ कंसीडर करता है। तो आपसे पूछता है कि टाइम पीरियड पूछा होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए प्लैंक का। नो स्लिप कंडीशन है, रेशियो ऑफ मास और स्टिफनेस दे रखा है, मासेस के बारे में बोल रखा होगा। सो हाउ टू सॉल्व इट, अपने पास कई सारे तरीके हैं, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कीजिए, फिर एनर्जी इक्वेशन यूज कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने से अपने को आंसर मिलता है। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, अगर सभी ने कर लिया तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। सो कैसे सॉल्व करना होता है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इन केस यू वांट इट। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सब कुछ सेटल्ड था, थोड़ा सा इसको आगे ले जाओ, बहुत छोटे से अमाउंट से, और साथ ही साथ ये रोटेट करेगा। सो देयर हैज बीन ट्रांसफर और ट्रांसलेशन ऐसा बोल सकते हो, along with there has been some rotation। तो जो रोटेशन वाला लाइन होगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो एक्सिस पहले वर्टिकल हुआ करती थी वो रोटेट होकर के यहाँ पहुंच गया। सो बेसिकली दिस इज द रोटेशन थीटा दैट हैज टेकन प्लेस, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स दैट हैज टेकन प्लेस, ऐसा बोल सकते हो। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर ले से वी वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वो सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। एंड देन प्लैंक के बारे में बात करनी है, तो प्लैंक कितना शिफ्ट किया होगा वो नो स्लिप कंडीशन के अकॉर्डिंग बता देंगे। प्लैंक पहले इस पॉइंट को टच कर रहा था, अब इस पॉइंट को टच कर रहा होगा, तो दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज सम सॉर्ट ऑफ दिस। कैन वी से कि प्लैंक का जो शिफ्ट हुआ होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज गोइंग टू बी x प्लस r थीटा। r theta is also x, basically 2x, so 2x हो गया होगा। My goodness. Then you can write the total energy, maybe like energy E is equal to kinetic energy of this rolling object. Rolling object is solid cylinder. Solid cylinder का 3/4 mv square आता है, am I right? Solid cylinder लेंगे तो rolling condition 3/4 होता है, half mv square plus उसका moment of inertia 1/2 आएगा।
सो 4 और ये 3 बना देगा। इसमें इसकी वेलोसिटी का यूज किया मैंने प्लस। अच्छा इसका सॉलिड सिलेंडर का जो मास है वो 8m है, तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 3/4 into 8m, that's mass into velocity square, plus kinetic energy of Planck at that instant. So kinetic energy of Planck is going to be half mass of the Planck is m into velocity of the Planck square. वेलोसिटी नो स्लिप कंडीशन के हिसाब से अगर इसका सेंटर का वेलोसिटी v पकड़ा गया है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? ट्वाइस v, क्योंकि हम लोग जानते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। तो ये 2v है। यहाँ पे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नंबर कैसे यूज करना है। ये आपके पास हो गया कौन सा? काइनेटिक एनर्जीज का कलेक्शन। अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो हाफ kx², दोनों के लिए k दिया गया है। ये इतना कंप्रेस हुआ होगा और ये इतना एलोंगेट हुआ होगा, दोनों 2x अमाउंट से कंप्रेस और एलोंगेट हुए। सो हाफ k इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 2 क्यों? क्योंकि 2 ऐसे है। ये टोटल एनर्जी हो गई। एक बार ये टोटल एनर्जी आपको समझ में आ गया लिखना, एंड देन आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और अपने को आंसर तक पहुंच जाना है। सो e की वैल्यू कितना हो जा रहा है, सेटल कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 8, so 6mv², plus from here you will get 4/2, that is 2mv², plus from here you will get 4kx². Basically total energy comes out to be 8mv² plus 4kx²। जहाँ पे मैंने प्लैंक के बारे में x और v ने यूज किया, ये जो x और v यूज किया है वो सॉलिड सिलेंडर के लिए यूज किया। सो इज इट जस्टिफाइड? क्योंकि इसमें थोड़े से इश्यूज बन सकते हैं, उसका अपने को ख्याल रखना होगा। वी नीड टू सी दैट, क्योंकि SHM इसका देखना है तो इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन और पोजीशन पे वर्क करना होगा। ठीक है, कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर लो, DE/dt और 0 क्लेम कर दो, तो ये बनेगा 16mv dv/dt plus 8kx dx/dt। Sir, won't the spring energy be negative? Because the spring energy is going to be converted into mechanical energy, whereas the ओके, अच्छा पॉइंट आपने पूछा। जो क्या होता है ना कि स्प्रिंग का जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जब वो कंप्रेस हो या इलांगेट हो, वो ये होती है। सो जब हम लोग स्प्रिंग की एनर्जी बोलते हैं, इसका मतलब है एनर्जी इज इन द स्प्रिंग हमेशा, है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जब कभी आपसे बोला जाए कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। सो अनलाइक फोर्स, क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि ये कंप्रेस हो रहा है और ये एलोंगेट हो रहा है, तो वर्क डन अलग अलग होंगे, लेकिन जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी एलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, स्प्रिंग के पास उतना पॉजिटिव एनर्जी होता है। तो इसीलिए उसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। अगर एक प्लस एक माइनस रहा होता है फिर वो नलीफाई कर गया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंग के पास जो भी एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होती है, चाहे वो कंप्रेस्ड हो या फिर वो इलोंगेटेड हो। ओके, एंड देन आफ्टर यू विल फाइंड कि इसको हम लोग फर्दर कैरी करते हैं। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 0 क्लेम किया होगा आपने, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो ट्वाइस m a is equal to minus kx, isn't it? और ये a आ रहा है, लेकिन ये किसका a है किसका नहीं है, ये अपने को समझना होगा। एक मिनट के लिए अगर होल्ड करके इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो v निकाला है उसका डिफरेंशिएशन देखा तो मैंने इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात किया है और इसी के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया है, जबकि हमको प्लैंक से स्टार्ट करना चाहिए था, तो उससे अब डायरेक्ट पैरामीटर्स हमको वही मिल जाते हैं। अच्छा, प्लैंक के बारे में बात करें, प्लैंक का जो एक्सेलरेशन आएगा, कैन वी से कि वो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a हो जाएगा? बिल्कुल। अगर प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट x है। तो ये जो नंबर हमारे पास है वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं। बाय द वे वो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 2 और 2 गेट कैंसल्ड आउट, तो उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। तो -k/2 m इंटू x बन के आया। सो ओमेगा स्क्वायर अपने को पता चल गया।
k/2m है एंड k/m को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट कि k/m इज π²/2, ये π²/4 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड होता है 2π/ω, रख देते हैं 2π डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है π/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया? 4। टाइम आना चाहिए 4 सेकेंड। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो और भी तरीके हो सकते हैं आपके पास। जनरली आप ऐसा कीजिए एग्जाम में, अगर कभी और भी कनेक्शन आता है तो आप इसका प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पहले x ले लो, प्लैंक की वेलोसिटी v ले लो, इसके बाद इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वो भी चलेगा। उससे फायदा क्या रहेगा? डायरेक्ट आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो प्लैंक का आएगा और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो प्लैंक का आएगा, तो उनका आपस का रिलेशन ही हमको यूज करना होता है। बाय द वे यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करके देखा तो सेम इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वहां से फिर हमने ओमेगा स्क्वायर पकड़ लिया, एक बार ओमेगा स्क्वायर आ गया तो टाइम पीरियड आ जाता है। और वैसे भी आप जानते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको एनर्जी मेथड का यूज करना पड़ता है। ये जो टोटल एनर्जी मैंने लिखा है, इस पे कहीं आपको संदेह आ रहा हो तो आप बोल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने पूछा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस है, ये रोलिंग का था और ये ट्रांसलेशन का था। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एक अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सारे इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। सर अब यस एक डाउट था सर, जब हाँ ये सेम क्वेश्चन जब डाउट ग्रुप पे पूछा था तब आपने बोला था कि जो एक जो मूवमेंट है, द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, उसको इग्नोर मारना था, तो अभी क्या क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं बोला होगा कि इग्नोर मारना है। इग्नोर बिल्कुल नहीं मारते। मैंने ये बोला होगा, आप उसको देखिए। आई रिमेम्बर कि कुछ डिस्कशन था, so I said like you should not ignore anything and you need to count all the energies. So whenever we write, we always write all the energies, we don't ignore any of them until and unless something is obvious there. सर वो नीचे का जो पॉइंट है स्टेशनरी, उसके अबाउट ओमेगा लिया था ना? हाँ, वो लिखने का तरीका अलग था। मैंने ये बोला था कि सॉल्यूशंस, आपने में से किसी ने सॉल्यूशन शेयर किया था, सो उसमें हाँ आपने किया था। हाँ, तो उस पे वो ये शायद पी पॉइंट के अबाउट, जैसे ये टोटल एनर्जी लिखना है तो टोटल एनर्जी को मैंने कैसे लिखा? मैंने रोलिंग को एक साथ कंसीडर कर लिया, तो रोलिंग में रोटेशन भी आ गया और ट्रांसलेशन भी आ गया, तो काइनेटिक ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक ऑफ रोटेशन दोनों कवर्ड हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो उस मोमेंट पर इस पॉइंट के अबाउट रोल कर रहा होगा, प्योर रोलिंग मोशन, प्योर ट्रांसलेशन, ये रोटेशनल मोशन दे रहा होगा, तो उसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ये है। तो आप चाहो तो इसी एनर्जी को ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर। तो अगर उसने हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन को इग्नोर किया गया है। नो, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जा रहा है, तो उससे पूरी बॉडी का जो मोशन होता है वो हमको रोटेशन नजर आता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हम एक ही स्टेप पे लिख देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रांसलेशन को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिला करके हम रोटेशन जैसा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो सेंटर के अबाउट नहीं लिखा जाएगा, वो पॉइंट जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट लिखा जाएगा। और जब हम लोग ये लिखते हैं, दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट लिखते हैं। सो दोनों सेम ही स्टोरी है। जब मैंने आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बताया था तो उसका यूज बताया होगा, उसमें ये बात बोली थी कि इसका ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्या करता है, एक टेक्निक है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी हो या एंगुलर मोमेंटम हो, हम एक स्टेप पे लिख देते हैं, क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट हमको ये प्योरली रोटेट करता हुआ नजर आता है। सेम थिंग इज appearing to be rotational only। तो आप वो कॉन्सेप्ट यूज करो या फिर आपका जो सिंपल वे है वो यूज करो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। और किसी भी केस में हम कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी को इग्नोर नहीं कर रहे। सो नॉट अलाउड। अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आप देखोगे आपका आंसर बदल जाएगा। और वैसे भी हो सकता है कि चेंज बहुत बड़ा ना आए, लेकिन चेंज जरूर आएगा।
और अब हम 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा सा भी चेंज ही एक चेंज कहलाएगा। या तो इंटीजर है, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट लगा भी देंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में दे दिया तब तो फिर वो हमारे लिए डिफरेंट और डिफरेंट आंसर देना स्टार्ट होगा। So we should not ignore any of the terms. We should write all of the term, no matter how much small it is. Okay. Sir, in above question, the cylinder will also go under SHM only, ना? हाँ, ये पूरा सिस्टम SHM करेगा। अगर आपसे पूछता है कि सिस्टम का बताइए टाइम पीरियड, तो ये सिस्टम का टाइम पीरियड है। प्लैंक का बोलेगा तो प्लैंक का भी है, और ये सिलेंडर का भी है। ये सिलेंडर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, तो पूरा सिस्टम SHM करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd, ये बोलता है कि एक SHM चल रहा है, टाइम पीरियड दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, मीन वेलोसिटी चाहिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और इन द टाइम टू डिस्प्लेस, इस तरह क्वेश्चन मेंस में काफी पूछता है। मीन वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मैक्सिमम मीन वेलोसिटी। एक और क्वेश्चन होगा जिसमें मैक्सिमम मीन वेलोसिटी निकालना था। सो कब से कब पूछना होता है वो देखना होता है। इन द टाइम टू डिस्प्लेस a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन। सो बस जैसा वो बोलता रहे, आपको बस ब्लाइंडली वही फॉलो करते रहना है। मीन पोजीशन इज दिस, मीन पोजीशन यस, कहाँ तक ले जाना है, a/2 तक ले जाना है, a/2 तक ले जाओ। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मीन वेलोसिटी होगा बताने का अपने को। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता चल गया, टाइम भी पता होता है कितना होता है, t/2। सो अपना आंसर आ गया मीन वेलोसिटी। कैन वी से कि v वेलोसिटी, इसका जो मीन वर्जन होगा दैट इज गोइंग टू बी a/2 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय t/12। एंड देन नेक्स्ट लाइन आपको आंसर दे देगा 6a/t। a आपको दिया गया यस, t आपको दिया गया यस, आपका आंसर आ जाना चाहिए। 6a इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। मीटर पर सेकंड में निकालना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। और t is how much, that is 0.6, 0.6 is equal to 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। कपल ऑफ सेकेंड्स में आप इसको आंसर दे सकते हो। हाँ, नेक्स्ट एक नैरो कैपिलरी। सो कैपिलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी कैपिलरी राइज कितना होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 सेंटीमीटर बताया गया वाटर में जब डिप करते हैं। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द फॉर्मर वैल्यू। सो व्हाट हैपेंस टू द हाइट? सो हाइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, s इज इक्वल टू 2t कोसाइन थीटा डिवाइड बाई r रो जी। सम सॉर्ट ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ था, डिराइव किया हुआ था। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरीफाई करते तो r बदलेगा, बाकी सब वही रहेगा। तो नया r आ रहा है पुराने का बाई 2 क्यों? क्योंकि एरिया को 1/4 किया है, ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है। रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द फॉर्मर वैल्यू। अगर एरिया 1/4 हो गया तो रेडियस कितना रहा होगा? हाफ रहा होगा, क्योंकि एरिया πr² होता है। बाकी आप समझदार हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो फिर हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम बता सकते हैं। सो नया हाइट इज इक्वल टू, या फिर ऐसा बोल लो, नया हाइट डिवाइड बाई ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू ओरिजिनल आर, नया आर, और जो भी है 2 आ जाएगा। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2h आ जाएगी। एच कितना दिया था? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4 इंटू 10, एन को 4 क्लेम कर देंगे। कर लिया होगा सभी ने, और कर लेना चाहिए था, इजी था। वन एंड ऑफ स्टील, ये इलास्टिसिटी से क्वेश्चन है, इज फिक्स्ड ऑन द सीलिंग ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर दिया गया तो जी इफेक्टिव बदलने वाली स्टोरी है। एक्सेलरेशन दे रखा है, लोड दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? तो जो उसकी लेंथ के अलॉन्ग होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, वो दे रखा है। और एक्स पता करना है तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा एल अपॉन एल, यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसकी जो वैल्यू आती है दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रेस विच इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस के लिए क्या लिखेंगे? वेट जो आपने हैंग किया, एरिया। वेट के लिए क्या लिखेंगे? मास इनटू जी इफेक्टिव। ग्रेविटी केस में या फिर एक्सेलरेशन केस में क्या होता है? जी इफेक्टिव हमारा बदल जाता है। बस यहाँ से आपको आंसर आ जाना चाहिए, और इजीली आ जाना चाहिए। मास कितना हैंग करा रहा है? 10। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 10 + 2, जी को 10 लेना अलाउ किया है, डिवाइड बाई
area of cross section is given as 2 centimeter square. ऐसे क्वेश्चनों को डायमेंशंस का ख्याल रखना होता है. A young smartly is also known to you, that is 2 into 10 raised to power 11. ये जो 2 into 10 raised to power 11 होता है ना, ये काफी बार रिपीट होता है और ये स्टील का होता है. तो स्टील का यंग स्मार्ट लॉस 2 into 10 raised to power 11 होता है. ये अभी याद रखोगे तो इंजीनियरिंग में भी काम आएगा. स्टील के लिए इतना रहता है और स्टील फ्रिक्वेंटली यूज भी होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं. ये 12 हो गया, ऊपर नीचे 4 है तो 3 आ जाएगा, इंटू 10 रेस्ट पावर्स में चले जाएंगे. सो ये 5 हो गया और इधर से 6 आया, 11 आया तो -6 हो जाएगा. ये स्ट्रेन आ जानी चाहिए. फिर आप देखिए कि क्या इससे हमारा आंसर आ सकता है. बिल्कुल आ सकता है. उसी फॉर्मेट में लिखा है, एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. सो आप पाएंगे सेकंड पेपर काफी स्कोरेबल था कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके, अगर आपने माइल्ड भी प्रैक्टिस की है तो. क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कर लिया होगा और फिर भी मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल करा देता हूँ. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप. किसी भी ड्रॉप के इनसाइड में एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T डिवाइड बाई R. V वॉल्यूम का है, यानी रेडियस R रही होगी. V वॉल्यूम का है, दैट मीन्स 4/3 पाई R क्यूब रहा होगा. फिर बोलता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डबल द डायमीटर ऑफ सेपरेट बबल ऑफ सेम वॉल्यूम. तो बबल का डायमीटर बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए. हम जानते हैं कि T इंटू चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया में 2, इनिशियल एरिया 4 पाई 2 R स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर. सो V वॉल्यूम का था, यानी R रेडियस रहा होगा, उसका रेडियस डबल करेंगे या डायमीटर डबल करेंगे तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज इट्स बबल, और ये लग देंगे. इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा T इंटू 8 पाई R स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है. यहाँ से आएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, बेसिकली 24T इंटू पाई R स्क्वायर आया होगा. अब आपसे बोलता है कि इसकी वैल्यू बताइए. तो आपने E निकाल लिया है, V निकाल लिया है, डेल्टा P निकाल लिया. तीनों को आपस में अरेंज कर लेंगे जैसा उसने बोला अरेंज करने के लिए. सो E डिवाइड बाई डेल्टा P और V करना है अपने को. E is 24T pi R square. Delta P is twice T upon R. और वॉल्यूम is 4/3 pi R cube. अब देखोगे कि R कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा. अपने पास बचेगा 24 ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2 और 4 नीचे रह जाएगा. 8 3 इंटू 3 9 के बराबर आ जाएगा. सो आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू बताइए. तो आप बोलोगे दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9. और फिर आपको मार्क करना था तो 9 को मार्क कर दोगे, या फिर टाइप करना है तो 9 को टाइप कर दोगे. समझ में आया. तो इस पे क्या है कि आपसे जानना चाह रहा था कि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, वेदर यू नो एनर्जी, सरफेस एनर्जी जो होती है सरफेस टेंशन की वजह से, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 7 ये बोला कि एक सिंपल हार्मोनिक ग्राफ गिवन है y में डिस्प्लेसमेंट में, करेक्ट इक्वेशन क्या आएगी. तो जब ग्राफ दिया होता है ना तो इक्वेशन को पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान होता है. क्या करना होगा, कुछ ऑब्वियस चीजें दिख रही हैं. जैसे जब t 0 हो, इफ t इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू -2 आनी चाहिए. ये सभी एग्री करना चाहिए. जो इसको एग्री नहीं करेगा तो उसको हम बिल्कुल नहीं लेने वाले. ना केवल ये, और भी कंडीशन हम लिख सकते हैं कि जब 0.3 पाई लिखेंगे तो फिर 2 आना चाहिए. 0.6 लिखते हैं तो फिर -2 आना चाहिए. उसके बीच का लिखते हैं तो 0 आना चाहिए. सो ग्राफ को रीड करके अपने को आंसर दे देना है, और जितने भी एग्री करेंगे वो सबको मार्क करने का. तो जो अब 4 ऑप्शन है उस ऑप्शंस में आता है. कंडीशन क्या थी कि जब t 0 हो, इफ t 0 हो तो y की वैल्यू -2 आनी चाहिए. ये मैं ऑब्जेक्टिव वे पे ले रहा हूँ. और भी तरीका अपने पास से समझने के लिए. माइनस से चलता है, मीन पोजीशन के माइनस से चलता है. तो मीन पोजीशन के माइनस का मतलब हुआ इस लोकेशन से चलता है. ये t इक्वल टू 0 का सिनेरियो है. आपको याद होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इसके एक इक्वेशन हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी थी, -a cos ओमेगा t.
माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है इसकी। एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, तो आपको पहले लगेगा कि ये माइनस ए कॉस ओमेगा टी के टर्म में। फिर हम ओमेगा को वेरीफाई करेंगे, क्या सेम ओमेगा है? ओमेगा कैसे पता चलता है? ओमेगा के लिए फिर से फिगर पे आओगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड देखोगे कि एक कंप्लीट साइकिल में जो लगता है टाइम, वही टाइम पीरियड होता है। सो 0.6 पाई तक है, तो 0.6 पाई है, रख लीजिए, ओमेगा पता चल जाएगा। सो ट्वाइस पाई डिवाइड बाई 0.6 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 20/6, दैट इज 10/3। ओमेगा की वैल्यू 10/3 होनी चाहिए, तो ये 10/3 नहीं लिखा है, इसलिए रॉन्ग हो गया, तो पहले को इनकरेक्ट मान लेंगे। बाकी फिर अब 10/3 सभी में आ रहा है। फिर π/2 अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन बन जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो चुका है। इन दो में आंसर पकड़ना है, एक प्लस है एक माइनस है। कैसे पता कर सकते हैं कौन सा होना चाहिए? तो जो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए माइनस वाले में, तो ये माइनस वाला है, तो ये माइनस कॉस पे चला जाएगा। और जबकि ये वाला केस जो है ये प्लस कॉस पे जाएगा, और आपको कैसा चाहिए? माइनस चाहिए। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। सो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। मैंने शॉर्ट में बताया, आप चाहोगे तो मैं और डिटेल में बता सकता हूँ। पॉइंट टेस्ट की 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और ऐसा भी इस केस में सिंगल करेक्ट निकल रहा है, मल्टीपल करेक्ट भी आ सकते हैं। सो आप पहले उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो, फिर उसके बाद देखो कौन सी इक्वेशन उससे मैच करती है। क्या क्या चेक करना होता है? एम्पलीट्यूड मैच करेगा, ओमेगा मैच करना चाहिए, फंक्शन मैच करना चाहिए, साइन प्लस माइनस हो वो मैच करने चाहिए। जो नहीं करेगा उसको हटा देंगे। मल्टी करेक्ट में क्या होता है, एक भी आपने गलत लगाया तो बाकी सब सही भी गलत काउंट हो जाते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट थिंग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट सेज कि ये रिलेशन दिया गया है और आपको बताना है कि क्या चल रहा है इसके साथ में। सो मोशन इज यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो अब पहले काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2v dv/dt और dx, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये 0 आएगा, ये 18x आ जाएगा। v dv/dx एक्सेलरेशन होता है, तो a की वैल्यू -9x आ गया। जैसे आपने a की वैल्यू -9x देखा तो आपको पता चल गया कि ये SHM है। और वैसे भी जानते हो v² कुछ ऐसा लिखा होता है, तो ये उस फॉर्मूले को मैच करता हुआ दिख रहा है। दिस इज इक्वल टू ओमेगा √a² - x²। इससे कंपेयर भी करा सकते हो, इससे ये पता चलेगा कि SHM है। सो पॉइंट इज कि SHM है, ये हमको देख करके पता चल गया। अब हमको ऑप्शन देना, जैसे पहला, द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। नो, SHM में जो एक्सेलरेशन होता है दैट्स नॉन यूनिफॉर्म, it keeps on changing, its maximum at the extreme location, 0 at the mean point, और वो चेंज करता रहता है। तो ये रॉन्ग हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज दिस। तो इसमें x को 3 रख दो, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9 इंटू 3 सेंटीमीटर। सो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 0.03 हो जाएगा, 27 माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टूवर्ड्स मीन पोजीशन, माइनस का मतलब टूवर्ड्स मीन पोजीशन। यस, क्या यही बोल रहा है? यस, यही बोल रहा है, इसलिए इसको मार्क कर दोगे। आगे देखते हैं, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, बिल्कुल सही बोला है। अबाउट x इक्वल टू √2। अच्छा, अबाउट, अब ये पूछ लिया कि किसके अबाउट है, तो आप देखो ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट है। जब कभी a इज इक्वल टू -9x आता है, यानी x के आता है, यानी x 0 रखने पर a 0 हो रहा है। इसमें एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है? जब x 0 है, यानी वही मीन पोजीशन है। तो जब कभी आपको मीन पोजीशन कैलकुलेट करना हो तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन को 0 कर लो। सपोज कर लीजिए कोई और इक्वेशन रही होती है और आपको मीन पोजीशन निकालना होता, तो आप a को 0 कर लो, x की जो वैल्यू आएगी वही मीन पोजीशन आएगी। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, पूछा जा सकता है। सपोज कर लीजिए ऐसा इक्वेशन दी होती कि a इज इक्वल टू -9x + 2, ऐसा आ जाता। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ये भी एक SHM है, लेकिन इसका मीन पोजीशन कहाँ पर है? तो मीन पोजीशन निकालने के लिए यू कैन डू, इफ अगर ऐसा हो तो मीन पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर मीन पोजीशन पुट a इक्वल टू 0,
जैसे ही A0 किया तो x की वैल्यू -2 आ गया। यहाँ से पता चल जाता है कि मीन पोजीशन कौन सी है। सो यहाँ पर भी वही काम किया, A को 0 रखा, x 0 आ गया, इसका मतलब ओरिजिन मीन पोजीशन है, इसलिए इसको नहीं मार्क करेंगे। हालांकि वो सही बोल रहा था SHA में, लेकिन मीन पोजीशन गलत बोल रहा था। फिर बोला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज दिस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो आपसे जानना चाह रहा है एम्पलीट्यूड बताइए। सो एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इससे कंपेयर करा सकते हो, या फिर यहाँ से अपने को पता चल जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर के बारे में पता चला है, टाइम पीरियड बता सकते हैं। मैक्सिमम के बारे में क्या बोलना होगा, फिर वो यहाँ से आपको देखना होगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वहां पर होता है जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। यानी एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू a के बराबर होती है, x इज इक्वल टू a व्हेन v इक्वल टू 0। एक जो पॉइंट है इसका यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, इस वाली इक्वेशन में v को 0 रख लीजिए। 0 इज इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर। सो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइड बाई 9, 12। सो x की वैल्यू आ रही प्लस माइनस √12। इसका मतलब √12 इज द एम्पलीट्यूड। सो वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो ना किस तरह से हम लोग इस एक्सप्रेशन से एम्पलीट्यूड निकाल पा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से मीन पोजीशन बता पा रहे हैं। so, इंटरप्रिटेशन करके हम बता लेते हैं कि कब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कब वेलोसिटी 0 होती है, कब एक्सेलरेशन मैक्स होता है, कहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, लास्ट वाला। एक ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ऑब्वियस था, ग्राफ को रीड करना। इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करके कमांड लेनी है, अगर अभी तक कमांड नहीं हुई है तो। इसकी इक्वेशन बना सकते हो। पॉजिटिव मीन पोजीशन से चल रहा है, कॉस का फंक्शन रहा होगा, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम से जाते जाते मीन पर आता है, मीन से जाते जाते दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पर आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पर आता है, इस तरह से चल रहा है। अब आपको आंसर देना है। सो वेलोसिटी एट t/2, तो t/2 कैसा लोकेशन है, कैन वी से कि जो t/2 है वो एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम लोकेशन पर वेलोसिटी कैसा होता है, 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम लोकेशन पे वेलोसिटी 0 होता है, इसका मतलब पहला पार्ट गलत बोल रहा है। फिर बोलता है एक्सेलरेशन इज मैक्स एट t इक्वल टू समथिंग t, तो t ये वाला t है, इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं। कैन वी से कि ये भी एक्सट्रीम है, यस एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम में एक्सेलरेशन कैसा होता है, मैक्स होता है, और वही आपसे बोल रहा है यस, तो इसको आप करेक्ट मार्क कर दोगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो वो तो सबसे कम होगा नेगेटिव, इसलिए ओके मैक्सिमम नहीं होगा। ये कई बार कंफ्यूज कर रहा है, और कई बच्चों ने पूछा भी है। देखो क्या है ना, एक्सट्रीम में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, इसका मतलब क्या है, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आपका जो प्लस और माइनस के साथ कंफ्यूजन्स है ना, उनको सेटल कर लेते हैं। ब्लॉक आपका अगर यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, मैक्स होगा। पार्टिकल अगर आपका इधर है, एक्सेलरेशन इधर होगा, मैक्स होगा। नाउ आपको जनरली ऐसा दिमाग में आ जाता है कई लोगों के कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस वाला वैल्यू है, ये प्लस वाला वैल्यू है। ठीक है, हम प्लस माइनस वाला वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब कभी आपको कंपैरिजन, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब के बारे में बात करना हो तो पहले आप देखो कि क्वांटिटी कैसा है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। A फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब कभी आपको वेक्टर मिले और आपका उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो, तो हम कभी किसी वेक्टर का मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालते हैं। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि वेक्टर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो जो मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं ना, वो मैग्नीट्यूड का निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज मॉड ए, इसकी वैल्यू मैक्स होती है, इसकी वैल्यू मिन होती है। तो जो भी मैक्सिमा मिनिमा हमको निकालना होता है वो इसके बारे में करना होता है। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे आपको लॉजिकली समझ में आएगा। अच्छा, हमको ये पता है कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है। तो इसकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव और 0 ली जाती हैं।
सो ये जो माइनस आपको दिखता है, ये माइनस केवल और केवल डायरेक्शन के लिए दिखता है। तो वेक्टर में जब कभी माइनस आता है, दैट डज नॉट से कि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, दैट सिंपली सेज कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। तो हम ये बोलेंगे कि एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट बोथ द एक्सट्रीम। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये पहले वाले एक्सट्रीम पर मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आपसे ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द एसएचएम, कैन यू आंसर? Minimum acceleration during the SHM, whether it is a omega square, whether it is 0, whether it is minus a omega square. So, अगर आप इसको समझ रहे हो तो माइनस तो उसका मैग्नीट्यूड में आता ही नहीं है कभी, सो वो डायरेक्शन में होता है। तो हम बोलेंगे मिनिमम एक्सीलरेशन इज एट द मीन पॉइंट और ये 0 है। So, जब कभी आपसे मिनिमम बोलेगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मत लिखिए, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। Minimum acceleration is 0, maximum acceleration is a omega square, and maximum acceleration is achieved twice. मतलब एक दोनों एक्सट्रीम पर एक एक बार मिलता है एक राउंड लगाने पे। Yes. Sir, in case of velocity, we'll consider the velocity as speed for comparison. This. हाँ, स्पीड के बारे में बोलेगा तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और फिर उस पर हम देखते हैं कि स्केलर के अपने क्या रूल चल रहे हैं। वेलोसिटी के बारे में बोलेगा तो फिर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन वेलोसिटी के बारे में हम यही बोलेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, और मिनिमम कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है 0। यहाँ पर भी हम केवल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, मैग्नीट्यूड को। सो एवरी वेक्टर क्वांटिटी इज कंपेयर्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नेवर बाय इट्स डायरेक्शन। एंड और उसमें कभी माइनस नहीं आ सकता है, कभी माइनस नहीं आ सकता है। वो केवल माइनस को इंटरप्रेट करते हैं डायरेक्शन जैसा। अब ये समझ में आ गया होगा, छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स इज 0 एट 3t/4। 3t/4 पर आएंगे तो 3t/4 कौन सा है, मीन पोजीशन का केस चल रहा है। मीन पोजीशन पे x 0 होता है, x 0 होता है तो फोर्स 0 होता है, तो ये भी सही बोल रहा है। या फिर y 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द ऑसिलेशन एनर्जी एट t/2। t/2 कहाँ पर है, t/2 इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी के बराबर होती है। क्या यही बोल रहा है? यस, पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। तो ये भी सही बोल रहा है, मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड। 10th पर आते हैं, पार्टिकल इन SHM of amplitude a time period t, maximum acceleration a naught। देखो maximum acceleration बोले, और maximum velocity v naught, starting from mean position t equal to 0 time, and at time t displacement is a/2। so वहां पर अपने को बहुत सारी बातें करनी है। so आपको क्या करना चाहिए, एक पहले इसका रफ पिक्चर बना लेते हैं। ये मीन पोजीशन है तो x इक्वल टू 0 पकड़ लो, ये एक्सट्रीम है, ये अनदर एक्सट्रीम है, एंड देन a वगैरह t वगैरह सब दे रखा है। t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चला था और इधर ही गया होगा, सो दैट कि t टाइम के बाद यहाँ पे मिलता है। इट इज फाउंड एट a/2 एट एनी टाइम t। सो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, एक्सेलरेशन इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके एक्सेलरेशन, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या ऑप्शन डिमांड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। बोला टी के बारे में बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टी कितना होता है, t/12 होता है, वी नो। यस, देखिए और आंसर कीजिए, काम करता हूँ। एक्सेलरेशन, क्या ये एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, तो a नॉट जो है ना, a मैक्स, वो a ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से गवर्न होता है। तो x को जब हम a/2 रखेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर a/2। अगेन ये माइनस तो डायरेक्शन, तो a की जो वैल्यू वाइज होगा वो कितना हो जाएगा, a/2 ओमेगा स्क्वायर।
तो इसको हम a नॉट बाई 2 बोल सकते हैं। सो पॉइंट इज कि एक्सेलरेशन जो है वो लीनियरली पोजीशन के साथ चेंज होता है और इंक्रीज करता है। तो a बाई 2 हो जाएगा, a नॉट बाई 2 हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। क्या वेलोसिटी v नॉट बाई 2 हो जाएगी? तो वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी लिखा जाता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए जो वेलोसिटी है ना वो लीनियरली नहीं बढ़ती, वो स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो a को a बाई 2 x को a बाई 2 रखेंगे तो ये बनेगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a बाई 2 का स्क्वायर यानी a बाई 4। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट 3 बाई 2 a ओमेगा आती है। a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी है तो ये रूट 3 बाई 2 v मैक्स के बराबर आएगी। तो क्या a बाई 2 के बराबर है? नहीं। और टाइम तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो ये भी नहीं है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स जो आपने बनाए थे बस उन्हीं को इंटरप्रेट करके क्विकली आंसर देना था और हम आंसर दे सकते हैं। हाँ, ये एनर्जी से रिलेटेड है और एनर्जी का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किस तरह से एनर्जी बदलती है और किस तरह से उसके ग्राफ बनते हैं एंड ऑल दैट थिंग। अगर वो आपको याद है तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हो। अब पार्टिकल एसएचएम करता है और एम्पलीट्यूड दे रखा है। व्हेन काइनेटिक एनर्जी इतना है मैक्सिमम का तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन सबको रिलेट करना है। तो आपको कुछ रिकॉल करा देते हैं क्या क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जा रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी आती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आपसे बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर 0.6 हो मैक्स की, मैक्स का मतलब ये होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई मैक्स which is also equal to PE max which is also equal to half k square। अब तक आप ये सेटल कर चुके होंगे कि जो मैंने लिखा है वो क्या है। जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है वही पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वही टोटल एनर्जी के बराबर होती है और उसी की वैल्यू हाफ के स्क्वायर होती है। हाँ, लेकिन ये अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग होती है। जब के ई मैक्स होगा उस समय पी मैक्स नहीं हो रहा होगा, पी जीरो होगा। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। नो, इसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का 0.64 है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसको यूज कर लो। So that could be written as 0.64 of maximum kinetic energy which is half ka square is equal to half k ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखोगे हाफ के कैंसिल आउट हो जाएगा और a को भी एडजस्ट किया जा सकता है तो 0.64 a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.36 a आ जाएगी। यानी x कितना आना चाहिए 0.6 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 रख देंगे तो जैसे ही 10 रखा तो आपको 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 6 जब x 6 सेंटीमीटर है तो फिर ये स्टोरी सही जा रही है। सही जा रही है तो इसको मार्क कर दोगे। क्या इसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सेकंड चेक करना हो तो जब डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी चलता है। इसी में आप इसी इक्वेशन को आप यूज कर लीजिए। x की वैल्यू रख दीजिए a के टर्म में और न्यूमेरिकल टर्म में, a को न्यूमेरिकल टर्म में रखिए और फिर कंपेयर करके देखिए 0.75 आता है या नहीं आता है। और इट्स मैक्सिमम मैक्सिमम के दे आर इक्वल, तो वहां से रिलेट कर सकते हो। सिमिलरली इट्स टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि कभी भी टोटल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होती है अगर हमने जीरो को रेफरेंस लिया है, मीन पोजीशन को रेफरेंस लिया है। तो डी ऑप्शन में बोलता है कि इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ी देर पहले किया ये कैलकुलेशन किया हम लोगों ने कि जब डिस्प्लेसमेंट हाफ होता है तो वेलोसिटी हाफ नहीं होती है क्योंकि वेलोसिटी एक्स के साथ लीनियरली डिपेंड नहीं कर रही होती है। ये देखो इससे पहले इसको रॉन्ग किया है। सो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा तो आपको जरूर पूछना चाहिए। इसके बाद कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्विकली वाइंड अप कर लेते हैं।
जैसे बोला एक पार्टिकल एसएचएम करता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन के ग्राफ के बारे में बताना है, तो एक्स वी का ग्राफ सर्कल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि एक ओमेगा फंस जाएगा तो उसको एलिप्स बनाने की कोशिश करेगा, तो पहला नहीं हो सकता। क्या वो एलिप्स हो सकता है? यस, एलिप्स होगा। ये तभी हो पाएगा जब ओमेगा, पहला आपसे ये पूछ सकता है कि एक्स और वी का ग्राफ अगर सर्कल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये सर्कल तभी हो सकता है जब ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप आपको कनेक्ट हो पा रहा हो, क्योंकि हम जो जानते हैं एक्स की वैल्यू होती है ए साइन ओमेगा टी, तो वी कितना होता है? वी होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो अगर ओमेगा की वैल्यू 1 हो गया तो फिर ये सर्कल बन जाएगा स्क्वायर ऐड करने से, और ए की वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तीनों रिलेशन से इन्हीं के बेस पर अपने को बताना है। एक्स वी एलिप्स होगा, जनरली एलिप्स होगा। ए एक्स कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ये और ये नंबर वही है, और वैसे भी हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, सो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। ए और वी का ग्राफ देखना है तो इनका भी ग्राफ देखोगे तब भी एलिप्स आएगा, तो तीनों को मार्क करना था। इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। The block of mass m attached to the spring angular frequency given spring is cut into 4 equal parts। तो आप जानते हो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर आपने कट किया है तो उसका ओमेगा के बदल गया होगा, तो पहले जो ओमेगा नॉट रहा होगा अंडर रूट हम लोग के बाई एम लिखते हैं, राइट। अब 4 इक्वल पार्ट में तो ये 4k हो गया होगा, और मास m/2 is attached to the two pieces in parallel combination। 2 पीसेस लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। मास बदल दिया m/2, ये 4k है और ये भी 4k, इसका नया ओमेगा चाहिए अपने को, तो टोटल k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 8k, isn't it? So नया ओमेगा कितना होगा? नया ओमेगा इज गोइंग टू बी इक्वल टू k इक्विवेलेंट डिवाइड बाय नया मास विच इज m/2। रख लीजिए, तो ये 16k डिवाइड बाय m हो जाएगा, तो 4 बाहर आकर के ओमेगा नॉट बन जाएगा, तो 4 ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगा। n की वैल्यू पता करनी है, n becomes 4। So it was simple, just you need to arrange it the way it is stated। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, और सारा कुछ दे दिया उसने, एम्पलीट्यूड भी दे रखा है कि इस तरह से वैरी करता है। टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। तो अगर आपको याद हो तो मैकेनिकल एनर्जी कुछ ऐसा बोला था, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट, और आप ऐसा बोल लो कि मैकेनिकल एनर्जी हाफ तभी होगी जब एम्पलीट्यूड 1/√2 हो जाएगा। सो अगर एनर्जी रिड्यूसेस टू E/2, कैन वी से एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू 1/√2। एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सो 1/√2 हो जाएगा। रख दीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा A0/√2 इज इक्वल टू A0 e रेस्ट पावर माइनस BT/2 है। सारी वैल्यूज को रखेंगे और टी को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से फिर आपको एक आंसर मिल जाएगा। इस पे लॉग या कुछ इस तरह से ln वगैरह आ सकता है, तो ln2 की वैल्यू आप जानते हो, उसको आप यूज कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके बताना है या फिर आप लोग निकाल पाए? सर वो आंसर मैच नहीं कर रहा डेसिमल में। अच्छा, आपका आंसर आया 3.4 3.4645 या ऐसा कुछ आया था। ओके, ठीक है, तो ये 0.5 तक दिया गया है, अप्रोक्सीमेटेड होगा, और इसको फिर मैं रेंज में कन्वर्ट कर दूंगा एक बार एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के बाद। आप 3.46 बता रहे हैं, तो इसका रेंज थोड़ा सा ब्रॉड भी कर देंगे, 3.4 से लेकर के 3.5 के बीच में जो भी आया होगा, और 3.6 तक बढ़ा देते हैं। अगर आपने माइनस इश्यूज भी किए हैं तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि एलन आ रहा था तो चलेगा। ये रेंज मैं इसको प्रोवाइड करा देता हूँ, और अगर आपने कुछ और किया होगा तो डेफिनेटली इस रेंज से बाहर रहेगा, रेंज से बाहर रहेगा तो फिर चलेगा। ये 3.4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपके कैलकुलेशन वाले पार्ट आ जाएंगे, और जो भी करेगा तो उसी के बीच में फॉल करेगा। देन
Question number 15th. A thin hoop of radius r in mass and is suspended from a rough rod as shown. The time period of small oscillation is given. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और इसने कुछ लिखा था यहाँ पे, पढ़ लेता हूँ. स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द हुप इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हुप बताना है. तो इसमें विजुलाइज करना जरूरी था या अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे और कुछ लोगों ने गलत कर भी दिया. इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हुप लगाना है. तो ये प्लेन ऑफ द हुप कुछ ऐसा है. तो जो हुप आपको दिख रही है वो इस प्लेन पर है और आपको इसको ऐसे ऑसिलेट नहीं कराना है. ऐसे ऑसिलेट कराओगे तो ये प्लेन पर हो जाएगा. प्लेन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कराना है, यानी इसको इस साइड ले जाना है और इसको इस साइड लेके आना है, अंदर और बाहर की तरफ. जब अंदर और बाहर की तरफ लेके जाओगे तो उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो ये बनेगी. ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप आइडेंटिफाई कर पाए तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसी के अबाउट चाहिए होता है. और ये आई ए जो भी नाम दिया जाए. सो टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट हिंज एक्सिस डिवाइड बाई एम जी डी. ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था एंड दैट्स डन. देन आई ए कितना होगा तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे और आई ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर की वजह से एम आर स्क्वायर, बेसिकली 3 एम आर स्क्वायर बाई 2. सो ये बन जाएगा ट्वाइस पाई अंडर रूट 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई एम जी डी की जगह आर लिख देंगे क्योंकि इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक होगा, ये आर हो जाएगा. बाकी फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3 आर बाई 2 जी. और अपने को क्या बताना था, एन एन इज 3. दैट्स द करेक्ट आंसर. अगर आपने इसका रोटेशन विजुलाइज नहीं किया तो हो सकता है कि आपने इसको एक्सिस मान लिया हो. अगर आपने इसको एक्सिस एज्यूम कर लिया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बदल जाएगा, तो आपका आंसर भी बदल जाएगा. और वो नहीं, उसने बोला था प्लेन के परपेंडिकुलर उसको रोटेट करना है. सो विजुलाइजेशन के साथ आप उसका आंसर तक पहुंचा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 16, एफ वर्सेस एक्स दिया गया, टाइम पीरियड पूछा गया है. तो इस तरह से क्वेश्चन बोलता है एफ वर्सेस एक्स दे करके टाइम पीरियड के बारे में. तो इसका स्लोप पता कर लेते हैं. ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, उसे कंपेयर करेंगे. और के एक स्लोप होता है तो ये स्लोप आ जाएगा. तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैन वी से कि ये 13.5 डिवाइड बाई 1.5 दिख रहा है. सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 135 बाई 15 कुछ 9 टाइप का दिख रहा है. के की वैल्यू 9 आ गई. अगर ये के 9 आ गया और मास कितना दिया गया, 1 दिया गया, सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. एम इज 1, के इज 9, तो ये बनेगा 2 पाई बाई 3. सो एन मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई 3. सो 0.33 आप आंसर कर दोगे. सिंपल था. स्लोप निकालना है, के निकालना है, के निकाल करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना. क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, ये बोलता है कि एग्जीक्यूट करता है एसएचएम, टाइम पीरियड दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड. ये भी एक अच्छा सवाल है और मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है. आई होप आप समझ गए होंगे. और अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं निकाल पाए, तो कैसे करना था. t/4 टाइम पे स्पीड कब डिलीवर होती है, तो जब उसकी स्पीड ज्यादा चलती है उसी टाइम पे मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी मिलती है, एवरेज वेलोसिटी चाहिए. इसका मतलब डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए. मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहिए. तो जब आपका पार्टिकल यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुंचेगा, सिमेट्रिकली चल रहा होगा एक्स एक्स, ये मीन पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिकली चल रहा होगा, मीन पोजीशन के अबाउट. ये इस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड और वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो मीन भी सबसे ज्यादा मिलेगा आपको. इसका मतलब हम चाहेंगे कि ये जो ड्यूरेशन हो वो t/8 हो और ये भी जो टाइम ड्यूरेशन हो वो t/8 हो. तो t/8 दोनों लेकर के t/4 बना ले और फिर उसका जो वेलोसिटी आएगा वो अपने को पता कर लेने का होगा. तो ये पकड़ लेते हैं कि t/8 पे कितना जाता है. टाइम तो अपने को पता है. सो अगर वो मीन पोजीशन से चल रहा होता है तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. sin ओमेगा t ये लिख रहे होते हैं.
और अपने को x पता करना है, a को a रखना है, साइन को साइन रखना, ओमेगा को 2π/t कैपिटल D कर देना है, और कौन सा टाइम चाहिए, t/8 चाहिए, तो t/8 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये π/4 बनेगा, यानी a/√2 हो जाएगा। सो ये a/√2 से a/√2 के बीच में चलना चाहिए। सो हाउ मच द टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी v मीन वेलोसिटी, कैन वी से कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 टाइम्स a/√2 डिवाइड बाय टाइम, हाउ लॉन्ग टोटल टेक्स, t/4। That's done. How it's done? ये आ रहा √2 times a divided by t into 4. Pardon. So n की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 4 आ जा रही है। मार्क कर देने का। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और उसने मैक्सिमम मीन वेलोसिटी के बारे में, मैक्सिमम पॉसिबल मीन वेलोसिटी के बारे में पूछा था। तो जब कोई मैक्सिमम के बारे में पूछेगा तो अपने को कहाँ से मीन पोजीशन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल रख लेना है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, और कितने ड्यूरेशन में, जो भी ड्यूरेशन हो हाफ हाफ करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। एंड देन फाइनली दिस इज द लास्ट वन, और इसमें बोलता है कि 2 पार्टिकल SHM करते हैं सेम अबाउट, ये हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, रिमेंबर, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लास्ट डे डिस्कस किया था। एक a/2 से चलता है, एक a से चलता है, और कुछ t/6 आ रहा था, तो n की वैल्यू 6 है। फिर भी किसी के लिए बोलना होता आप बोल सकते हो, अब अदरवाइज मॉड्यूल डिस्कशन वीडियो में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, कुछ ऐसा बनाया था। मैं एक बार बोल देता हूँ इन केस आप अपसेंट रहे हो उस समय। एक प्लस a से चलता है, तो ये प्लस a पे पहला पार्टिकल है y1, दूसरा -a/2 पर है, तो -a/2 यहाँ पर कहीं हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसा बोला होगा उसने, फर्स्ट टाइम आना है तो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। सो आपसे पूछा गया था कितना टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम मीट करने के लिए, तब बोलोगे कि ये इधर है, ये इधर है, टोटल एंगल पता कर लेते हैं। सो उसके लिए ये एंगल पहले पता करता था, ये a/2 है, सो और ये a है, ये a/2 है, ये एंगल पता करना है, लेट्स से डेल्टा एंगल है, तो साइन डेल्टा वर्क करेगा a/2 डिवाइड बाई a विच इज हाफ, सो डेल्टा इज 30 डिग्री, 30 बोले तो π/6। सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, टोटल एंगल थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू π/2 प्लस π/6। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 2 π/3। नो अगर ये भी ओमेगा से आ रहा है, ये भी ओमेगा से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ट्वाइस ओमेगा हो जाएगी, तो टाइम लगेगा थीटा डिवाइड बाई 2 ओमेगा। थीटा इज ट्वाइस π/3 और 2 ओमेगा इज 2π/t। सिंप्लीफिकेशन से टाइम पता चल जाएगा, 2π कैंसिल हो गया, t/6 आ गया। सो 18 को भी मैंने सॉल्व कर दिया, हालांकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते थे और सॉल्व करके भी निकाल सकते थे। सो दैट्स योर लास्ट प्रॉब्लम। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी कुछ आपके लिए इजी रहा होगा, काफ़ी कुछ आपके लिए चैलेंजिंग रहा होगा, तो दोनों में से जो भी लर्निंग वाला पार्ट है उसको आपको ऐड कर लेने का। क्विकली हम लोग ये वॉच कर लेते हैं करेक्शंस क्या हैं, तो 16 17 दे आर गोइंग गुड, 15 इज ऑल्सो ओके, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं था, यहाँ पे एक रेंज आ रही है, तो रेंज को मैं चेंज करा देता हूँ। एंड देन आंसर में कोई करेक्शन, दिस सीम्स टू बी प्रॉपर, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं दिखा, neither you'll find changes over here. So इसमें केवल एक रेंज देना है, दैट्स ऑल, बाकी एस बराबर है। फर्स्ट के कुछ चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, काम आपका टाइम भी ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम वेब को आगे बढ़ाएंगे, सिलेबस को आगे लेके चलेंगे, और दैट्स ऑल फॉर द डे। कुछ कंसर्न अगर अदरवाइज हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इट्स डन फॉर द डे। थैंक यू।